रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं। कोरोना के डर सो मेरो बाबरो है गयो घर वारो, क्या कोरोना के डर सो। किसका विश्वास है कौन अपना, करें किसका विश्वास है कौन अपना। मुखौटे हैं और चेहरों पर चेहरे हैं, मुखौटे हैं और चेहरे पर चेहरे हैं। कि दिल जिगर ईमान क्या ये जान भी दे दूं तुझे, दिल जिगर ईमान क्या ये जान भी दे दूं मगर। महक रही है जीवन की हरी भरी ये बगिया, इसको प्यार से सींचो, इसको प्यार से सींचो, हाथों से न गवाओ तुम। आँख को सपने न कानों को कहानी लिख, आँख देखी लिख तने कब सच बयानी लिख। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजदीप तोमर और आपने देखना प्रारंभ कर दिया है TV30India.com का विशेष कार्यक्रम वाह वाह क्या कहने। जैसा कि आपको मालूम है, हम अपने इस कार्यक्रम में साहित्य, काव्य, कला और संस्कृति से जुड़ी बातों पर चर्चा करते हैं और हर बार किसी न किसी नई शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं। तो आज हमारे साथ इस एपिसोड में मौजूद रहेंगे हास्य व्यंग्य के कवि देवेंद्र दीक्षित सूल जी। तो हम स्वागत करते हैं सूल जी का। स्वागत है सूल जी आपका कार्यक्रम में। बहुत ही चर्चा में रहते हैं आप, और उसके बाद आज बड़े दिनों बाद आपने समय निकाला है हमारे लिए, TV30 इंडिया के लिए, और आप आए हमारे इस कार्यक्रम में। हम आपको धन्यवाद करते हैं हमारे यहाँ आने के लिए, कार्यक्रम में आने के लिए। मैं भी आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ TV30 के लिए कि आपने मुझ जैसे एक वरिष्ठ कवि को आमंत्रित किया, और मैं हास्य के साथ व्यंग्य रचनाएं देता हूँ। बहुत आपके जो हास्य व्यंग्य की रचनाएं हैं लोगों के बीच में बहुत चर्चित रहती हैं। तो हम सबसे पहले तो आपका ये जानना चाहेंगे, आपके बारे में थोड़ा संक्षिप्त परिचय जानना चाहेंगे। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, अपने बारे में। जी, वैसे तो मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, बड़ाहनु गांव है, पर इस समय सिकंदराऊ तहसील में एडवोकेट हूँ और वहीं मैंने आवास बना रखा है। 32 वर्ष से यहीं सिकंदराऊ में हूँ, और वकालत के साथ साथ एक समिति, हिंदी प्रोत्साहन समिति, हिंदी के प्रति जो रुचि पैदा हो बच्चों में, उसके लिए, और काव्य पाठ करने के लिए भी बाहर जाता हूँ, टीवी चैनल्स और रेडियो स्टेशन आगराबाद, और अब आपके यहाँ हाथरस में भी आना जाना होता है, ये काम भी, और अपना वकालत देखता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और है, आपने कब से प्रारंभ किया लिखना? क्योंकि आप निश्चित तौर पर लंबे समय से लिख रहे हैं, तो कब से शुरुआत की इसकी? उस मैं बचपन से, हमारे पिताजी और बड़े भाई ऐसी चीज़ें पढ़ा करते थे तो रुचि पैदा हुई, और मैंने सन 1975 में अमर उजाला में एक बाल कोना आता था, उसमें पहली कविता छपी। उसके बाद फिर 78 से 83 तक अलीगढ़ वार्षणी कॉलेज में रहा, महाविद्यालय में। वहाँ की एक पत्रिका निकलती थी मंदाकिनी, उसमें भी मेरे लेख और कविताएं छपीं। उस ज़माने में जनता युग एक चला करता था, तो वहाँ उन लोगों ने भी कहा कि अरे आप तो कविताएं लिख के हमें दिया करें, तो वहाँ में मेरी काफ़ी कविताएं छपीं। उसके बाद फिर सिकंदराऊ में आया मैं सन 88 में। वहाँ हमने एक संस्था बनाई वागधारा कवियों की, जिसमें डॉक्टर विष्णु सक्सेना, सुभाष राठी और ये सब थे। यहाँ श्याम धारा बनी, उसमें अनिल भौरी वगैरह ये सब थे, अपने लोग थे। उसके बाद फिर मैंने 83 में हिंदी प्रोत्साहन समिति नाम की एक संस्था गठन किया, जो कवियों के लिए और हिंदी के प्रोत्साहन के लिए काम करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताई सूल जी ने हमारे दर्शकों के लिए। रचनाएं आप लिख रहे हैं, लंबे समय से लिख रहे हैं,
तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए वो रचनाएं जो लोगों ने ज़्यादा पसंद की, लोगों ने ज़्यादा प्यार दिया है जिन रचनाओं को, हम चाहेंगे वो रचनाएं जो है दर्शकों के लिए। पहले 4 पंक्तियों से मैं एक निवेदन करता हूँ कि हम लोगों को विषम परिस्थितियों में भी प्रसन्न रहना चाहिए, और विषम परिस्थितियों में भी हम कैसे प्रसन्न रह सकते हैं इस बात को 4 पंक्ति से देता हूँ कि चारों तरफ हों शूल यानी कांटे, चारों तरफ हों शूल मत दामन बचाइए, आप भी गुलाब जैसे मुस्कुराइए। गुलाब के चारों तरफ कांटे होते हैं फिर भी मुस्कुराता है, तो हम ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं कि चारों तरफ हों शूल मत दामन बचाइए, आप भी गुलाब जैसे मुस्कुराइए, और कष्ट कितने भी हों लेकिन मुँह को मत लटकाइए, आइए हमारे साथ खिलखिलाइए। वाह वाह। आइए हमारे साथ खिलखिलाइए। और जो लोग गुमसुम रहते हैं उन्हें रोग हो सकता है, इसलिए हम सब लोगों को प्रसन्न रहना चाहिए कि गुमसुम रहोगे रोगे गम तुमको गलाएगा, गुमसुम रहोगे रोगे गम तुमको गलाएगा, मुरझाया हुआ फूल क्या महफिल सजाएगा, सो जब तक ये ज़िंदगी है हंसिए हंसाइए, आप भी गुलाब जैसे मुस्कुराइए। वाह। तो गुलाब जैसे मुस्कुराते रहें हम सब लोग। इसके लिए मैं कुछ हास्य की रचना आपके सामने दे रहा हूँ, और ये बिल्कुल कविता कम है इसमें और सीधा सीधा हास्य है कि तमाम लोग शराब बड़ा पीते हैं। हमारे महापुरुषों ने कहा हमको शराब नहीं पीनी चाहिए, व्यसनों से दूर रहना चाहिए, पर हम लोग बहाने से पी लेते हैं। घरों में महिलाएं अपने पतियों को बड़े अच्छे संबोधन देती हैं तोमर साहब, और हम उसमें ही गड़बड़ कर लेते हैं। सुनिए आंद लीजिए कि पत्नी ने पति को प्यार भरा संबोधन दिया, पत्नी ने पति को प्यार भरा संबोधन दिया, पिया पिया, पति ने आदेश मानते हुए परिपालन किया, मैं खाने पहुंच एक अद्धा गटक लिया, एक बगल में दबा लिया, गिरता पड़ता घर आया, दरवाजा खटखटाया, पत्नी बोली अरे पिया तूने ये क्या किया, वो बोला चेहरा बनाकर भोला कि तुम रोज कहती थी पिया पिया, सो मैं आज पी आया हूँ, और तुम फिर भी कहोगी पिया पिया, इसलिए एक अद्धा साथ में ले आया हूँ। तुम फिर भी कहोगी पिया पिया, इसलिए एक अद्धा साथ में ले आया हूँ। ये हंसने हंसाने के लिए। बहुत अच्छी रचना आपकी, और हमारे दर्शकों तक पहुँच रही होगी, उनको भी पसंद आ रही होगी, और हम चाहेंगे आपकी कुछ रचनाएं। मैंने जो संसद और हमारी विधानमंडलों में हाथापाई और ये सब होता है, उस को लोग ये कहते हैं कि अगर हमारे नेता जनप्रतिनिधि इस प्रकार के कृत्य करेंगे तो जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने उसमें भी अच्छाई देखने की जो कोशिश की है प्रस्तुत करता हूँ कि हमारी संसद एवं विधानमंडलों में हाथापाई इस बात का सबूत है कि हमारे सांसदों एवं विधायकों में केवल बुद्धि ही नहीं बाहुबल भी अकूत है, और फिर हमारे दुश्मन देशों के दिमागों में ये बात भी कौंधती होगी कि जहाँ की संसद इतनी शक्तिशाली है तो वहाँ की सेना कितनी शक्तिशाली होगी, तो वहाँ की सेना कितनी शक्तिशाली होगी। इस प्रकार हम अपनी बात को रख लेते हैं, वहाँ नेता भी होते हैं, अधिकारी भी होते हैं, बात अपनी कह लेते हैं। और आइए एक रचना में पूरे देश में इसे सुनाता हूँ कि हमारे प्रदेश में नकल का एक प्रचलन हुआ, और पहले बच्चे ही करते थे, उसके बाद अभिभावकों ने भी उसमें सहयोग करना शुरू किया। तब मैंने ये कहने की कोशिश की इस कविता के माध्यम से कि नकल नकल होती है, असल असल होती है, पकड़ी जा सकती है, कहीं गड़बड़ होती है, इसलिए नकल न करें, सीधे सीधे अपना याद करके उसे लिखें। सुनिए कि एक नकलची छात्र को उसके अभिभावक ने नकल का पर्चा थमाया, बेटा ज्यों का त्यों मत लिखना, कुछ अंतर करके लिखना समझाया, कुछ अंतर करके लिखना समझाया। पुत्र ने अपनी अकल का खुलासा करते हुए पिता को बताया, समझाया कि पिताजी मैंने तो कल भी अंतर करके लिखा था, हिमालय पर्वत की जगह हिमालय नदी और गंगा नदी की जगह गंगा पर्वत लिखा था। मैंने तो कल भी अंतर करके लिखा था, हिमालय पर्वत की जगह हिमालय नदी और गंगा नदी की जगह गंगा पर्वत लिखा था। और उसने अपनी पागलपन की पतंगों को और ऊपर उड़ाया, पिता को बताया, समझाया कि पिताजी कुछ तो इतने ज़्यादा बुद्धू होते हैं कि अगर पर्चे पर पीटीओ लिखा हो तो पीटीओ लिख देते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता हूँ, उसमें भी अंतर करके लिखता हूँ, पीटीओ की जगह सदा टीपीओ लिखता हूँ, पीटीओ की जगह सदा टीपीओ लिखता हूँ, और मेरी नकल को तो कोई पकड़ ही नहीं सकता है। बड़े इत्मीनान के साथ कह रहा है कि मेरी नकल को तो कोई पकड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं प्रश्न की जगह उत्तर और उत्तर की जगह प्रश्न लिखता हूँ। वही सज्जन एक दिन हमें मिले, हमें देखकर फूल से खिले, बोले शूल जी मैं भी कविता लिखूंगा,
तुम शूल उपनाम से कविता लिखते हो, मैं फूल उपनाम से कविता लिखूंगा। और मैंने अपने इस उपनाम का प्रयोग अंग्रेजी की उत्तर पुस्तिका में कर दिया है। प्रश्न था हु आर यू, मैंने आई एम ए फूल लिख दिया है। और आप अंग्रेजी में जानते हैं फूल का मतलब, मैंने आई एम ए फूल लिख दिया है। तो मैंने उन्हें शुभकामनाएं दी कि मित्र आप इस क्षेत्र में उत्तरोत्तर उन्नति करते जाएं। इस समय फूल हैं, अगले वर्ष तक डैम फूल हो जाएं, अगले वर्ष तक डैम फूल हो जाएं। वाह वाह। ये हम लोग अपनी बात हंसी हंसी में, व्यंग में कुछ कहने की भी कोशिश करते हैं। आइए एक अदालत का दृश्य देता हूँ। पेशे से अधिवक्ता हूँ। अदालत में जज साहब की कुर्सी खाली है और जो आवाज़ लगाता है उसे हम अर्दली कहते हैं, वो हाजिर है। उससे मेरी बात होती है और कविता जन्म लेती है कि मैंने अर्दली से पूछा कि साहब कितनी देर में आएंगे। अर्दली ने बताया कि साहब जुर्म की माँ को निपटा रहे हैं, उसे निपटा कर ही आएंगे। मैंने कहा सही से ही बताइए, पहेलियाँ मत बुझाइए, मत दिखाइए हमें बाहर जाने का रास्ता। अरे साहब का जुर्म की माँ से क्या वास्ता, साहब का जुर्म की माँ से क्या वास्ता। वह बोला, चेहरा बनाकर बोला कि वकील साहब आप तो समझदार हैं, कवि हैं, पत्रकार हैं। सामने दीवार पर लिखा है शराब जुर्म की माँ है। सामने दीवार पर लिखा है शराब जुर्म की माँ है। साहब उसी जुर्म की माँ को निपटा रहे हैं, उसे निपटा कर ही आएंगे। आधी निपटा चुके हैं, पूरी निपटा कर ही आएंगे। वाह। आधी निपटा चुके हैं, पूरी निपटा कर ही आएंगे। मैंने माथा ठोंका, वो गांधी के देश तेरा क्या हुआ, जिस देश के नेता, अधिकारी और न्यायाधीश इस तरह जुर्म की माँ के साथ रंगरेलियाँ मनाएंगे तो जुर्मियों को सजा कैसे दे पाएंगे। बहुत अच्छी कविता, और कविता में एक संदेश, हास्य भी है और एक संदेश भी है, जो सामाजिक संदेश है, लोगों तक सीधे पहुंचेगा। कि जो सूल जी द्वारा एक संदेश है लोगों के लिए, वो कविता में जुड़ा हुआ। और भी हम चाहेंगे कि आपकी और कुछ आपकी कवियों जो कविताएं उनके गुलदस्ते से एक आध। मैं वैसे दो पंक्तियां भी जी लिखी जिसमें कुछ कहने की बात रही, तो मैंने जो उन्हें दोहा कहते हैं लोग, मैं तो उन्हें दो पंक्तियां कहता हूँ। तो सुनिए, लोग कहते हैं कि भाईचारा किया जाए, तो मैंने अपने तरीके से उसको लिखा कि हम लोग भाईचारा कैसे मना रहे हैं। कि लोग भाईचारे की बात करते हैं, लोग भाईचारे की बात करते हैं और भाई को चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और भाई को चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये भाईचारा इस तरह हम मना रहे हैं। और ऐसे ही नेता लोग, अधिकारी लोग कहते हैं कि नारियों का उत्थान होना चाहिए, महिलाओं का उत्थान होना चाहिए। उसमें व्यंग्य देने की कोशिश की मैंने, किस प्रकार वो उत्थान कर रहे हैं कि नेताजी ने नारी उत्थान इस तरह किया है कि अब तक सैकड़ों महिलाओं को उठवा दिया है, अब तक सैकड़ों महिलाओं को उठवा दिया है। और संदेश के रूप में दो पंक्तियां देना चाहता हूं मैं कि आज हमारे युवा देर तक सोते रहते हैं और उनके माँ बाप काम करना शुरू कर देते हैं, करते रहते हैं। तब ये दो पंक्तियां देता हूं कि काम करें माता पिता सोवें श्रवण कुमार, काम करें बूढ़े पिता सोवें श्रवण कुमार, और चिंतित है माँ भारती कैसे हो उद्धार, चिंतित है माँ भारती कैसे हो उद्धार। और TV 30 के इस कार्यक्रम में आपने बहुत अच्छा किया है कवियों को ला करके, क्योंकि कवि समाज को दर्पण होता है और उसको दिखाता है कि हम कैसे करना चाहिए। आज जो भ्रष्टाचार के माध्यम से पैसे अनाप शनाप पैदा करते हैं, उनके लिए मैं दो पंक्तियों संदेश देना चाहता हूँ कि दाम कमा सकता बहुत करके खोटे काम, दाम कमा सकता बहुत करके खोटे काम, पर दाम काम ना आएंगे जब आड़े होंगे राम, पर दाम काम ना आएंगे जब आड़े होंगे राम। ऊपर वाला आड़े होता है तो वो पैसे रखे रह जाते हैं। बहुत बहुत अच्छी पंक्तियाँ आपने हमारे दर्शकों के लिए सुनाई। हम चाहेंगे कि हमारे जो नवोदित कवि हैं, जो आपसे जुड़ना चाहते हैं या आपकी तरह बनना चाहते हैं, उन लोगों के लिए कोई संदेश आप TV 30 इंडिया के माध्यम से देना चाहते हो? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका ये प्रश्न है और सुझाव है। हम लोग आज जो नए कवि हैं वो हिंदी से बिल्कुल दूर हटता जा, नई संस्कृति हमारी, नई जो है संस्कृति वो बिल्कुल हिंदी को भूलती जा रही है। आपने अभी पढ़ा होगा कि कई लाख लोग हिंदी भाषी क्षेत्र में और फेल हुए। हिंदी की कविता जो भी कर रहे हैं वो इस प्रकार की कविता करें
जो समाज में कई संदेश थे। और सबसे पहले उन युवा कवियों को अपने पुराने कवियों को पढ़ना चाहिए, बिल्कुल कवि सम्मेलनों को सुनना चाहिए, पुराने कवियों को सुनना चाहिए। और इधर उधर से करके जो हम लोग कविता पढ़ देते हैं बच्चे, वो न करके अपनी ओरिजिनल, अपनी मौलिक रचनाएं दें, चाहे उस पर तालियां कम मिलें, पर मौलिक रचनाएं दें। उससे एक संदेश जाता है कि कवि लोग जो हैं वो अपनी सही बात कह रहे हैं और अपनी कह रहे हैं। आज तोमर साहब, मैंने कई कवियों को फेसबुक पर देखा है, हिंदी के शब्द तक सही तरह नहीं लिख पा रहे। बिल्कुल। तो कम से कम हम लोगों को हिंदी शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। पहले अध्ययन करें, उसके बाद आएँ। हमारे बुजुर्गों का कहना था कि ज़्यादा पढ़ें, कम बोलें और उससे भी कम लिखें। तो उसको हमको अनुपालन करना चाहिए जी। पहले अध्ययन अधिक करें। और आज हम लोगों ने नई संस्कृति में शब्दों का प्रयोग कैसा आया है, उसमें थोड़ा व्यंग भी है जी। कि जब हमारे यहाँ कोई आता है अतिथि, जब जाता है तो हम लोग कहते हैं कि चलो तुम्हें छोड़े आएँ। बताइए, कहीं छोड़ा जाता है कि पशु पक्षियों से छोड़े आएँ? हमको कहना चाहिए सब सही तरह से हम आपको पहुँचाए आएँ जी। और उससे भी ज़्यादा जो पढ़े लिखे हैं, जो अंग्रेजी बोलते हैं, वो कहते हैं चलो ड्रॉप करे आए जी। आप समझ रहे हैं ड्रॉप माने क्या होता है, पटके आए, टपकाए आए जी। तो कम से कम हम लोगों को अच्छे शब्दों का ये प्रयोग करना चाहिए। और यही मेरा संदेश है टीवी 30 के आपके इस माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल, आप आए हमारे इस कार्यक्रम में और हमारे दर्शकों के लिए आपने अपनी बहुत अच्छी रचनाएं सुनाई और बहुत ही कुछ संदेश से जुड़ी हुई रचना सुनाई जो ये लोगों को संदेश भी पहुंचाएंगी। बहुत अच्छा लगा इस पूरे कार्यक्रम में। हम सब लोगों को, हम और हमारी पूरी टीम आपको धन्यवाद करती है और यहाँ पे आने के लिए। और हम प्रयास करेंगे कि आपको आगे भी यूं ही आपका सानिध्य प्राप्त हो और आप आएँ हमारे अगले कार्यक्रमों में। तो आज आपने देखा हमारे इस विशेष कार्यक्रम वाह वाह क्या कहने में वरिष्ठ कवि सूल जी के आपने जो कविताएं हैं, रचनाएं हैं, वो सुनी। हास्य व्यंग की रचनाएं थीं और जिनमें संदेश भी छिपा हुआ था। इसी तरह की बड़ी शख्सियत के साथ हम अपने अगले एपिसोड में फिर मौजूद होंगे। और हाँ, आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं और इन कार्यक्रमों को बिना बाधा के देखना चाहते हैं तो आप हमारे एंड्रॉयड ऐप को गूगल प्ले स्टोर से टीवी 30 इंडिया के एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपकी कोई शिकायत या सुझाव है तो हमें आप लिख भेजें। टीवी स्क्रीन और आपकी मोबाइल स्क्रीन पर चल रहे नीचे नंबरों पर, व्हाट्सएप नंबर और मेल पर हम प्रयास करेंगे उनमें सुधार करने का और आपके शिकायत सुझावों को रखने का इस कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।